आप इंग्लिश में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम्स की बेटा इंग्लिश में, चाहे आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की कर रहे हो, चाहे बीएड एंट्रेंस के एग्जाम्स की कर रहे हो, चाहे आप टीजीडी बीजीडी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करो बेटा, इंग्लिश में जो कॉन्सेप्ट आता है वो इन 3 पार्टों में से आता है बेटा। कॉम्प्रिहेंशन होगा, वोकैबुलरी होगी और ग्रामर का कॉन्सेप्ट होगा। ग्रामर में जो आपका आएगा बेटा, ग्रामर में कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंप्लीट क्या है बच्चे आपकी कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितनी भी कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एवरीथिंग वी विल कवर ऑल्सो। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आएगा, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, आर्टिकल बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं, आर्टिकल आता है डिटरमिनर, आर्टिकल का जो पार्ट है वो हमारा किसमें आता है बेटा, डिटरमिनर के अंदर आता है उसमें, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन और बेटा लास्ट होता है इंटरजंक्शन। क्या चाहिए बेटा, वो सब आता है वर्ब में, वो सब कुछ पार्ट है बेटा वर्ब के अंदर बच्चों। सिंपल पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट है बच्चों, ठीक है। ये जो चैप्टर दिख रहा है ना आपको वर्ब का, ये दिखने में VERB है बेटा, ये अपने अंदर 3 से 4 चैप्टर छुपा के बैठा हुआ है। टेंसेस का चैप्टर इसी में से निकलता है, कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर इसी में से निकलता है, एक्टिव पैसिव का चैप्टर इसी में से निकलता है, और आपका किसका नरेशन का चैप्टर भी इसी में से निकलता है बच्चों। इसके अलावा ये तो हो गया जनरल पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा, इसके अलावा भी ग्रामर में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कि टेंस, एक्टिव पैसिव, ठीक है, नरेशन या नरेशन बोल दीजिए, या फिर आप इसे बेटा डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच बच्चों। इसके साथ साथ में कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये सेगमेंट है हमारा ग्रामर का। और एक और चीज मेरे बच्चे, ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रामर से सिर्फ 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है बेटा, सिर्फ 3 तरह से। पहला कॉमन एरर की फॉर्म में, पहला किसकी फॉर्म में बेटा, कॉमन एरर की फॉर्म में। पहला जो सेगमेंट आता है हमारा वो कॉमन एरर की फॉर्म में आता है, ठीक है। दूसरा जो सेगमेंट आएगा वो आता है फिर हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में। पहला आता है कॉमन एरर की फॉर्म में, ठीक है। दूसरा आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा वो आता है फिल इन द ब्लैंक्स। किसकी फॉर्म में बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। और आप लोगों का टीचिंग का एग्जाम्स है, तो नॉर्मल सी बात है आपके एग्जाम्स में बेटा आइडेंटिफिकेशन के बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे राहुल हैज बीन सिटिंग हियर, बताइए ये कौन सा टेंस है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, बताइए ये कौन सा सेंटेंस है बेटा, ये कौन सा टेंस है हमारा सर। क्योंकि आपके उसमें ना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के बेस पे भी चौथा जो पार्ट आता है ग्रामर से, वो आइडेंटिफिकेशन के बेस पे भी आता है। अब अगर मैं वोकैब की बात करूं बेटा, एंटोनियम्स आने, इडियम्स आने ही आने बेटा, कोई रोक सकता उसे, ठीक है। सिनोनिम्स आने ही आने, कोई नहीं रोक सकता उसको बेटा। इडियम्स एंड फ्रेजेस आने ही आने बेटा, ठीक है। उसके साथ साथ आजकल जो है ना प्रोवर्ब्स भी आ रही हैं। प्रोवर्ब्स समझते हैं, लोक पंक्तियां, उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल बेटा उसके अंदर। तो ये एंटोनिम्स हो गया, इडियम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया। उसके साथ साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो आने ही आना बेटा इसके अंदर। तो ये इसके साथ साथ में आजकल फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन पूछता है। मेटाफोर क्या होता है, पन क्या होता है, सिमिली क्या होता है, ये भी क्वेश्चंस वो हमेशा कंफर्म पूछता है फिगर ऑफ स्पीच से भी। अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करूंगा, कॉम्प्रिहेंशन में से
पैसेज नैरेटिव भी हो सकता है, साइंटिफिक भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, किसी भी तरह का पैसेज आ सकता है, नैरेटिव भी आ सकता है, इवन स्टोरी बेस्ड पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। उसके साथ साथ में कई बार ये क्लोज टेस्ट दे देता है, कई बार ये क्लोज टेस्ट जरूर देता है सर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्लोज टेस्ट क्या होता है। क्लोज टेस्ट भी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म होती है। क्लोज टेस्ट भी किसकी फॉर्म है हमारी, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म है बच्चों, वहां पर भी हम इसको सीखने से। दूसरी बात, फिर क्वेश्चन देता है ये PQRS की फॉर्म में, जैसे हम जंबल वर्ड्स कह देते हैं, जैसे हम सेंटेंस अरेंजमेंट, दोनों में फर्क है बेटा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और सेंटेंस अरेंजमेंट में दोनों में फर्क है। सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब होता है जब आपको पूरा एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, ठीक है। अरेंजमेंट वाले उसमें जो है, यहाँ पर क्या होगा, एक वर्ड्स डिवाइड कर देते हैं, सब्जेक्ट अलग कर दिया, वर्ब अलग कर दिया, ऑब्जेक्ट अलग कर दिया, फिर उसको एक सिस्टम में डालना, उसको एक मीनिंगफुल वे में बनाना, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस अरेंजमेंट ऑल्सो। जबकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, नीचे चार ऑप्शन देगा कि भाई इसकी जगह में ये वाली वर्ब लगाओगे, इसकी जगह ये वाली वर्ब लगाओगे या नहीं भी लगाओगे बेटा, तो उस सेगमेंट्स में वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो सारा का सारा सेगमेंट है आपका, ये पूरा का पूरा बच्चे ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है हमारे, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। ग्रामर से इतना पोर्शन आता है। अब ये समझ लीजिए, आप किसी भी एग्जाम्स में जाएंगे तो किसी एग्जाम्स में तो 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, किसी में 25 आते हैं, किसी में 50 आते हैं बेटा। तो यही सिलेबस, यही चीजें उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाती हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा बेटा। जहां पर 25 क्वेश्चन आने होंगे तो उस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, जहां पर 50 क्वेश्चन आने होंगे तो उस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा। तो वो डिपेंड किस पर कर रहा है, हमारे क्वेश्चंस पे। वोकैबुलरी, यानी ये समझ लो आप कि अगर 10 नंबर का कंप्लीट पूछा जा रहा है तो उसमें से ये समझ लो कि 4 ग्रामर, 4 वोकैब और 2 या कई बार ये आगे पीछे हो जाता है बेटा, जरूरी नहीं कि उसी में से आएगा बेटा। ये फिर हमारा पैसेज वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये इस तरह से डिवाइड कर रखा है बच्चों। कई बार क्या करता है, वो आगे बढ़ा भी देता है और कई बार बेटा उसको कम भी कर देता है। कई बार उसने क्या करा है कि सिर्फ जो वोकैब वाला सेशन था वही 8 नंबर का पूछ लिया था। कई बार उसने क्या करा, वोकैब सिर्फ 2 पूछे, 8 जो है उसने सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन दे दिए उसके अंदर। तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि भाई इतना इसमें से आएगा और इतना इसमें से आएगा बेटा। किसी भी चीज में से कुछ भी आ सकता है, तो वी शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट वन आल्सो बेटा। हाँ, क्या हो गया बेटा? नहीं नहीं बेटा, ये तो मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आल्सो बेटा। नॉर्मल है उसके अंदर, ये तो जस्ट नॉर्मल इंग्लिश सिलेबस है कि इंग्लिश में क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें हम कवर अप करते हैं, कैसे कवर अप करते हैं, वो चीजें है उसमें, ठीक है। तो ये तीनों चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा बच्चों। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा बच्चों। अगर आप तीनों चीजों पे काम नहीं करोगे तो यू विल हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम आल्सो। क्लियर? ठीक है, चलो। चलिए, अब मैं इंग्लिश को बेटा बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से। एक एक चीज क्लियर करेंगे, जो जो चीज समझ में नहीं आएगी फिर दोबारा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैंने एक चीज कही आपसे, हमने इंग्लिश की बात करी, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश क्या है मेरे बच्चे? लैंग्वेज है ये। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। अच्छा, भारत की कौन सी लैंग्वेज है इंग्लिश? भारत में इंग्लिश को कौन सा स्थान प्राप्त है, बताइए। नहीं जी, भारत में इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिस लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है बेटा। भारत की जो इंग्लिश है ना, वो भारत की इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है जी। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर फिर भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। और ये भी एक चीज बता देता हूं मैं आपको, आर्टिकल 343 किसमें बेटा? आर्टिकल, कई बार क्वेश्चन फंसा है आप लोगों के उसमें, आर्टिकल 343 के अंदर सर
और इसके सेक्शन 1 में हिंदी इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी जो है बेटा वो हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके सेक्शन 2 में क्या है बच्चे, इंग्लिश इज अवर एसोसिएट ऑफिस लैंग्वेज जी। और इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है बेटा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको पता है भारत में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22। कितनी बेटा, टोटल जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी बचे हमारी, 22 लैंग्वेजेस। रजिस्टर्ड लैंग्वेज जो है वो 22 है। क्या इंग्लिश उन 22 में है? बताओ। नहीं जी, इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है बेटा। इंग्लिश उन 22 लैंग्वेज की सहायक लैंग्वेज के तौर पे काम करती है, क्योंकि भारत में अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला काम करता है। पहले 2 लैंग्वेज फॉर्मूला था, अब कितना कर रहा है बेटा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला काम करता है। तो ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं हमारी, इनमें इंग्लिश को स्थान प्राप्त नहीं है बेटा, क्योंकि इंग्लिश तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है बच्चों। बंगला के साथ भी इंग्लिश चलेगी, तमिल के साथ भी इंग्लिश चलेगी, जितनी भी रजिस्टर्ड हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं उन सभी के साथ में इंग्लिश एसोसिएट का काम करती है। उनके साथ में वो बेटा सहायक लैंग्वेज का काम करती है। किसका काम करती है, सहायक लैंग्वेज का काम करती है। तो ये लेवल है। और दूसरी बात, ये जो एक्ट है, नेम ऑफ एक्ट क्या है, कई बार क्वेश्चन फंसा इससे। नेम ऑफ एक्ट है बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। जी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के नाम से कोई एक्ट नहीं है। एक्ट क्या है बेटा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से एक्ट नहीं है बेटा। क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से एक्ट नहीं है। सिर्फ एक्ट का नाम क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, अच्छा। इंग्लिश की स्क्रिप्ट कौन सी है, इंग्लिश की स्क्रिप्ट कौन सी बेटा, रोमन। स्क्रिप्ट कौन सी है, रोमन। इंग्लिश की स्क्रिप्ट कौन सी बेटा, रोमन, क्योंकि इसको हम किस में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा। और इंग्लिश की फैमिली कौन सी है, इंग्लिश बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन फैमिली। इंग्लिश किससे बिलोंग करती है बेटा, इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। किससे करती है बच्चे, ये इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। सर ये समझ में आ गया, यहाँ पे भारत का स्टेटस भी समझ में आ गया। इंग्लिश का ये भी पता है, इंग्लिश की स्क्रिप्ट कौन सी है, इंग्लिश कहां से बिलोंग करती है, क्या चीज है। अब ग्रुप कोई नहीं पूछेगा, वैसे कई बार ग्रुप पूछ भी लेता है। तो इंग्लिश का जो ग्रुप है वो है वेस्टर्न जर्मनिक ग्रुप। इंग्लिश का ग्रुप है वो कौन सा बेटा, वेस्टर्न जर्मनिक ग्रुप है। सर ये यहां तक समझ में आ गया, उड़िया यहां तक समझ में आ गया। चलो रब कर दो इसे, ये तो लिख लोगे ना, ये तो लिख लोगे या नहीं लिखना आता है ये, चलो लिखो उसको। क्लियर बेटा, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की। अब जैसे ही, क्योंकि इंग्लिश बेटा डायलेक्ट थोड़ी है, इंग्लिश तो लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज को दो तरह, अब मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश को दो तरह से डिफाइन करते हैं बेटा। पहला टेक्स्ट के तौर पे और दूसरा साउंड के तौर पे। क्योंकि किसी भी भाषा का जो तरीका होता है वो होता है LSRW। क्या होता है हमारा LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। पहले लिसनिंग स्पीकिंग होती है, उसके बाद में बेटा रीडिंग और राइटिंग होती है। अगर आप लिसनिंग नहीं कर सकते तो आप स्पीकिंग नहीं करोगे, अगर आप रीडिंग नहीं कर सकते तो आप क्या नहीं करोगे बेटा,
राइटिंग नहीं करोगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब टेक्स्ट का मतलब होता है बेटा मोफोलॉजी। टेक्स्ट का मतलब क्या है हमारा? मोफोलॉजी। और साउंड का मतलब होता है बेटा फोनोलॉजी। तो जब आप लिखते हो पढ़ते हो तो यू नीड मोफोलॉजी, यू नीड टेक्स्ट। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं बेटा तो इंग्लिश में मोफोलॉजी में अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट का मतलब क्या बच्चे? वर्ण वाला। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? कितने होते हैं? 36। हाय अल्लाह, 36 कहां से होते हैं? कितने होते हैं जी? कितने होते हैं बेटा अल्फाबेट? बेटा अल्फाबेट तो एक ही होता है ना जी, क्योंकि हाँ अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये अल्फाबेट 1 क्यों है? बेटा अल्फाबेट की डेफिनेशन सर्च करना क्या है? अल्फाबेट की डेफिनेशन होती है कि अल्फाबेट इट इज अ सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स विच इज यूज्ड टू मेक एनी लैंग्वेज। उन अक्षरों का समूह जो किसी भी भाषा को बनाने में सहायक करता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट बच्चों। तो इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं? 26। तो आज के बाद बेटा अल्फाबेट को 26 मत बोलना, क्योंकि अल्फाबेट क्या है बेटा? ग्रुप है। अल्फाबेट क्या है बच्चे? ग्रुप है। जबकि लेटर्स कितने होते हैं बच्चे हमारे? 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स कितने होते हैं बेटा हमारे? 26 होते हैं। तो आगे से कितने अल्फाबेट बताओगे? 26। हाँ बेटा कितने बताओगे? 26। नहीं, सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं फोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करूं तो बेटा फोनोलॉजी में आते हैं साउंड। फोनोलॉजी में क्या आते हैं? साउंड। इंग्लिश में कितने साउंड है? कितने साउंड है बेटा? इंग्लिश में है 44 जी। इंग्लिश में कितने साउंड है? 44। जब आप किसी भी वर्ड को लिखते हो, बोलते हो, तो लिखते वक्त हम अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं और बोलते वक्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं? साउंड का। अगर और ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन, ये आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है सर। क्योंकि अगर आप साउंड की बात करते हैं, अगर आप लेटर्स की बात करते हैं तो बेटा लेटर्स को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। वाउल्स 5, कॉन्सोनेंट्स 21, ठीक है। अब अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड को ऐसे डिवाइड करोगे जिनमें से 20 वाउल्स और 24 कॉन्सोनेंट्स बच्चे जी। आप कभी भी डिक्शनरी पढ़ते, डिक्शनरी देखते हो ना, तो डिक्शनरी में जब इंग्लिश का वर्ड लिखा होता है बेटा तो उसके बाद में ना उसके फोनेटिक सिंबल बने होते हैं। तो वो जो फोनेटिक सिंबल है ना वो साउंड होता है, वो प्रोनाउंसिएशन है। वो क्या बच्चे हमारी प्रोनाउंसिएशन है कि आप किसी भी वर्ड को इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो बच्चों। आप इंग्लिश में किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑल्सो बच्चों। यहां तक समझ में आ गया? हाँ गुड़िया, यहां तक समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बेटा, लेकिन याद रखिए अगर वो पूछता है किसके अकॉर्डिंग? साउंड के अकॉर्डिंग, यानी कि फोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो फोनोलॉजी के अकॉर्डिंग इंग्लिश में 44 साउंड होते हैं जिनमें से 20 वाउल्स और 24 कॉन्सोनेंट बच्चों। अगर मैं इन 20 को और भी डिवाइड कर सकता हूं, 12 मोनोथॉन्ग्स और 8 डिप्थॉन्ग्स जी। 12 मोनोथॉन्ग्स। मोनोथॉन्ग्स का मतलब होता है सिंगल वाउल। मोनोथॉन्ग्स का क्या मतलब होता है बेटा? सिंगल वाउल। जैसे RET रेट सिंगल वाउल है, ठीक है। और डबल वाउल जैसे FAIR एयर, तो ये फेयर, ये डबल वाउल है बच्चों। जब यानी कि 2 वाउल मिलकर एक नए वाउल का निर्माण करते हैं तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो हमारा? डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स को हम डबल वाउल भी बोलते हैं, डिप्थॉन्ग्स को हम ग्लाइडिंग वाउल भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसमें? ग्लाइडिंग वाउल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइडिंग वाउल भी बोलते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट सर। यहां तक समझ में आ गया? अब ये जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ गया? चलो, तो अब हम टेक्स्ट के अनुसार ही चलेंगे बच्चों। हम देखो अल्फाबेट से लेटर्स पे आ गए, ठीक है। लेटर्स हमने 5 वाउल्स हो गया और कॉन्सोनेंट्स हो गया, क्लियर है ये? चलो
अब सीधे सीधे सी बात है, हमने लेटर से स्टार्ट किया, वॉवल्स को जोड़ा। अब हम जो अगला कॉन्सेप्ट लेंगे, अगर मैं वॉवल्स की बात करूं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स की बात करूं तो बी सी डी जेड, जो रिमेनिंग है इनको छोड़ के बच्चों। अच्छा, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में क्या फर्क होता है? व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स? क्या डिफरेंस होता है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में? हाँ, नहीं, देखो बच्चों, वाउल्स आर अटर्ड बाय इटसेल्फ। वाउल्स जो है, अटर का मतलब होता है उच्चारण होना बच्चे। वाउल्स आर अटर्ड बाय इटसेल्फ। वाउल्स आर अटर्ड बाय इटसेल्फ का मतलब होता है कि वाउल्स अपना उच्चारण खुद कर सकता है, और वाउल्स को किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपने साउंड को प्रोड्यूस करने में। ए ई आई ओ यू बिना किसी हडन के फ्रीली प्रोनाउंस करता है, लेकिन कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी एच जी के एल एम एन क्यू आर, कभी जीभ ऊपर जा रही है, कभी नोज से एयर ले रहा हूं मैं, कभी हवा छोड़ रहा हूं, तो मींस दे आर नॉट अटर्ड बाय इटसेल्फ, दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ अदर्स, दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ अदर्स, they are taking help of others। वो क्या कर रहा है बच्चे? एक दूसरे की क्या ले रहा है बच्चे? अकेला नहीं प्रोनाउंस हो रहा, जबकि वाउल्स क्या कर रहा है? अकेला प्रोनाउंस हो रहा है। वाउल्स क्या कर रहा है बेटा? अकेला प्रोनाउंस हो रहा है, उसको फ्रीली प्रोनाउंस हो रहा है, विदाउट एनी हडल, विदाउट एनी हडल सर, विदाउट एनी प्रॉब्लम आल्सो देयर, इट इज बीइंग प्रोनाउंस्ड आल्सो देयर। क्लियर है ये? अब हम यहां से करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, वो हम उठाएंगे फिर वर्ड का। वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? शब्द। वर्ड का मतलब क्या है बच्चे? शब्द। वर्ड का मतलब क्या है? ये शब्द है सर। चलिए, तो शब्द का मतलब क्या होगा? अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। या तो एक लेटर जिसका अपना खुद का मीनिंग है बच्चों, या ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड बच्चों, उसे एक शब्द कहा जाता है। जैसे सिंगल लेटर में ए, एक, आई मैंने मैं, तो बेटा ये दोनों क्या है? लेटर भी हैं, ये दोनों वाउल भी हैं, और ये दोनों वर्ड भी हैं। क्या बेटा? ये दोनों लेटर भी हैं, ये दोनों वाउल भी हैं, और ये दोनों वर्ड का भी काम कर रहे हैं। ये तो हो गया किसका बच्चे? हमारा किसका हो गया? ये सिंगल वर्ड। अब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कम, गो, टेल, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं। ये सब क्या बच्चे? टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं सर। पूरी की पूरी जो ग्रामर है मेरे बच्चे, वो सब क्या है? टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं। ये क्या बच्चे? हमारे टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं सर। अब जब आपने इन वर्ड्सों को घेर लिया, ठीक है, जो अगला कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, वो आता है हमारा किसका? फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है बेटा वाक्यांश, यानी कि सेंटेंस का हिस्सा। क्या बेटा? सेंटेंस का हिस्सा। क्या हिस्सा बेटा? सेंटेंस का हिस्सा। तो फ्रेज की डेफिनेशन कैसे दोगी? यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes sense by itself but not a complete which makes meaning but not a complete sense, not a complete sense बच्चों। यानी कि वो मीनिंग तो है बेटा उसका, लेकिन उसका अपना कंप्लीट सेंस
नहीं होता है। जैसे देखो, ऑन द टेबल, मीनिंग तो अभी टेबल के ऊपर लिख रहा है उसमें, ठीक है। मैंने दूसरा कहा बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बच्चे के कारण, किसी की वजह से भी वी आर यूजिंग बाय डिंट ऑफ सर। तो ये सब क्या है बच्चे, फ्रेज है। ये सब क्या है बच्चे, हमारा फ्रेज है। जब आप फ्रेजेस की बात करते हैं तो फ्रेज के बाद में अगला स्टेप आता है किसका बेटा, सेंटेंस का। किसका आएगा हमारा, सेंटेंस का। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, a group of words which makes a complete sense by itself in a proper order, जो अपना कंप्लीट सेंस बनाए और किसमें बनाए बेटा, एक प्रॉपर ऑर्डर में बनाए बच्चों। अब मैंने बोला ये जरूरी नहीं है सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा बेटा, अ सिंगल वर्ड ऑल्सो कैन बी अ सेंटेंस। जी, एक सिंगल वर्ड भी हमारा सेंटेंस बना सकता है बेटा। कैसे देखो, हाय, हेलो, गो, टेल, हाय, हेलो, सिंगल वर्ड है बेटा लेकिन कंप्लीट सेंस दे रहा है। आप ही के बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन था ये, बताइए ये क्या है, वर्ब है, सेंटेंस है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। बताओ क्या है ये, ये क्या है बेटा, ये एक सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पे खत्म होता है, तो इसका सही आंसर था सेंटेंस। सही आंसर क्या था बेटा इसका, सेंटेंस। ये सेंटेंस है, क्योंकि अभी क्या टीचरों ने आपको रटवा दिया, नहीं भाई सिर्फ क्या होना चाहिए बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं। अ सिंगल सेंटेंस ऑल्सो कैन बी अ सेंटेंस, कि एक सिंगल वर्ड भी क्या बन सकता है बेटा, हमारा सेंटेंस बन सकता है, बशर्ते कि वो अपना एक मीनिंग इंडिपेंडेंटली दे। अपना मीनिंग क्या दे बेटा, वो इंडिपेंडेंटली, देन वी विल डिस्कस। यहां तक समझ में आ गया। एक बार क्लिक कर लो, इसकी फोटो खींचो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसे सेंटेंस में बना के दिखाऊंगा, सेंटेंस में इसको और बना के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए रब कर दो अब इसे, पक्का बेटा, चलो। चलो बेटा, अब मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं, राम हैज अ कार। अब ये बताइए क्या है, ये सेंटेंस है, फ्रेज है, क्या है, सेंटेंस है। ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है। ठीक है, चलो, क्या मैं इसको तोड़ नहीं सकता, अलग अलग टूट सकता है ना बेटा। ये क्या है, वर्ब, ये क्या बेटा, वर्ब। राम क्या है, सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, नाउन। ये हो गया बेटा नाउन, हो गया, सेपरेशन कर दो। ठीक है, आकार क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ए क्या हुआ, आर्टिकल, क्वालिटी बता रहा है, और राम क्या, कार क्या हुआ बेटा, नाउन। तो कितना सेपरेट हो गया बेटा, एक एक वर्ड अलग हो गया, एक एक क्या निकल के आ गया, वर्ड अलग अलग हो गया। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस कब बन रहा है, जब ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में है।
जब ये एक क्या दे रहा है बेटा, मीनिंग दे रहा है बच्चों, वरना अलग अलग चीजें हैं ये सब। क्या बच्चे, ये अलग अलग चीजें। जब हमने इनको कंबाइन कर दिया तो इन्होंने एक एक वर्ड का दिया, क्या कह दिया बच्चे, एक एक वर्ड अलग अलग बन गया उसके अंदर से। क्लियर है ये? ऐसे हो गया ये पूरा पूरा। तो यहां पर ये है सेंटेंस, ये क्या बच्चे, सेंटेंस। और इस पूरे सेंटेंस में हमने क्या क्या चीज यूज की है, हमने इसमें यूज किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा इसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कभी नाउन आ रहा है, कभी प्रोनाउन आ रहा है, कभी एडजेक्टिव आएगा, कभी वर्ब आएगी, कभी कंजंक्शंस आएगा, कभी प्रीपोजिशन आएगा। तो ये पूरा सेंटेंस बनाने में हमें इन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चों। क्लियर है ये? अच्छा, ये तो होगी वो बात। चलो दूसरा, रीना इज a beautiful गर्ल। अच्छा, ब्यूटीफुल में डबल एल आएगा, सिंगल एल आएगा? सिंगल एल आता है बेटा, इसमें सिंगल आता है। और जो वैसे होता है ना हाउसफुल, वो उस टाइप में उसमें भी डबल चला जाता है उसमें। ठीक है, अब इसमें बताओ क्या क्या चीज है। वीना सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है। इस क्या है, मेन वर्ब है यहां पर। अच्छा, अब ब्यूटीफुल गर्ल क्या है ये बताओ, पूरा क्या है जी? वैसे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन आप ब्यूटीफुल 3 वर्डों से मिलकर बनाया ना, तो ये फ्रेज है। भाई क्या किससे मिलकर बनाया बेटा, ये 3 से मिलकर बना ना। भाई गर्ल अलग है, ब्यूटीफुल अलग है, एक क्या है, अलग है। तीनों अलग अलग सेगमेंट्स है ना हमारे उसके अंदर इसमें, और आप देखेंगे तो तीनों अलग अलग है ना हमारे। भाई ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और वो नाउन है। तो लेकिन 3 चीज मिलकर एक नए वर्ड का निर्माण कर रहे हैं, एक नया मीनिंग दे रहे हैं बच्चों। तो वो क्या है बना, फ्रेज बना। क्या बना बेटा, फ्रेज बना बच्चों उसके अंदर। क्लियर है ये? तो अगर मैं इसको और डिवाइड करता चला जाऊं तो एक एक वर्ड निकलता जाएगा। अब मैं यहां से किया मैंने, तो ये वर्ड आ गया मेरा, नाउन आ गया। इसको मैं और छोटा कर दूंगा तो मेरे अल्फाबेट में डिवाइड हो जाएगा, ये साउंड में डिवाइड कर दूंगा तो ऑल लेटर्स में चला जाएगा ना। भाई इसको 3 पार्ट में, आर अलग हो जाएगा, डबल ई अलग हो जाएगा, एन अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो वहां पहुंच तो वही जाएगा ना अल्फाबेट पे, पहुंच तो बेटा लेटर भी जाएगा ना पूरा का पूरा उसमें, जहां से हमने स्टार्ट किया था इसको बेटा। क्योंकि हमने यहां से स्टार्ट किया लेटर से, लेटर को आपस में जोड़ा तभी तो वर्ड बना। अगर लेटर को नहीं जोड़ता तो क्या मैं वर्ड बनता, नहीं बनता मेरे बच्चे। क्लियर है ये? अब बताओ बेटा, क्लियर है तक? अब समझो, अब हमने यहां पर एक चीज और सीखी बच्चा, सेंटेंस के बारे में हमने बेसिक चीजें, एक चीज और हमें सीखनी है। जैसे आप सेंटेंस की बात करते हो तो सेंटेंस की सबसे स्पेशलिटी क्या है बच्चे? सबसे पहली स्पेशलिटी क्या है कि भाई एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। कि भैया हर सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से बच्चों। ठीक है, और एवरी सेंटेंस एंड्स विद, स्टार्ट तो कैपिटल से होगा, कहीं भी स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे एंड करना है तो एंड्स विद फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन हमारे, ठीक है। खाली फुल स्टॉप एक्सक्लेमेटरी साइन के अलावा और कहा सकता है, इंट्रोगेटिव साइन। इस पे बेटा एंड इंट्रोगेटिव साइन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल से, कहीं भी स्टार्ट होगा बेटा, ठीक है। और एंड किससे होगा बेटा, फुल स्टॉप से। तीसरी कंडीशंस, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर
देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जब भी तो बोलते हैं ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, अगर किसका कॉम्बिनेशन नहीं है बेटा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, तो वो एरर है ना भाई। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ में क्या जाएगी, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसके साथ में क्या जाएगी बेटा, प्लूरल। यानी कि if subject is plural then verb must be plural। तो वर्ब भी क्या चाहिए बेटा हमारे पास में, प्लूरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो वर्ब उसके साथ प्लूरल लगा दोगे, नहीं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या जाएगी, प्लूरल जाएगी बच्चों। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर ये सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल क्या होता है जी। याद रखिए जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वो अपने साथ में बेटा सिंगुलर वर्ब ही लेगा, क्योंकि हमने जब सेंटेंस की बात करी थी, ये तीन चीज मिलकर बेटा सेंटेंस बना रही है हमारी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या क्या चीज सब्जेक्ट हो सकती है, क्या क्या चीज ऑब्जेक्ट हो सकती है, ये हमेशा याद रखो। सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है बेटा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो वर्ब हो, कुछ भी हो, अगर वो सब्जेक्ट की जगह आया है तो बेटा वो क्या होगा, नाउन होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी हमेशा बेटा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। और वर्ब हमें बताती है कि हमारा सब्जेक्ट कौन, हमारा ऑब्जेक्ट कौन। सबसे आसान तरीका है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढने का, वर्ब से पहले क्वेश्चन करो, आस्क बिफोर वर्ब। किससे पहले पूछो बेटा, वर्ब से पहले। और किस में पूछो, आंसर किस में है बेटा, या तो व्हाट में और हु में। क्या पूछो बेटा, व्हाट पूछो और हु पूछो। अगर आंसर विल बी सब्जेक्ट, आपको जो भी चीज मिलेगी वो क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तीसरी चीज कभी भी सब्जेक्ट नहीं आ सकती। चाहे वो बेशक एडजेक्टिव है, अगर वो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगी तो बेटा वो अपने आप में ही नाउन बन जाती है, कोई भी चीज है उसका, ये नॉर्मल लॉजिक है। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना है, किसको पहचानना है बेटा, ऑब्जेक्ट को, तो आस्क आफ्टर वर्ब, वर्ब से पहले नहीं बेटा, वर्ब के बाद। और अगर क्या पूछो, या तो व्हाट या whom, या तो क्या पूछो बेटा, व्हाट या क्या पूछो, whom, तो आंसर विल बी ऑब्जेक्ट। आंसर क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा। ये हमेशा याद रखना उसको। और ये बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत काम आएंगी बेटा ये तुम्हारे, ये पूरा ग्रामर को निचोड़ है ये बच्चों। जो पीक्यूआरएस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना वो इसी से सॉल्व होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को हमने आज तक समझा था सिर्फ डूअर। बड़े बड़े टीचर चिल्ला चिल्ला के बोलते सब्जेक्ट का मतलब डूअर, ऐसा नहीं है, सिर्फ डूअर से काम नहीं चलेगा बेटा। हमारा सब क्वेश्चंस में आंसर में या तो व्हाट में है या हु में है बच्चों, सिंपल। और ऑब्जेक्ट को हम क्या मानते हैं, सफरर। जी, डूअर का मतलब होता है कर्ता, करने वाला, और जबकि सफरर का मतलब क्या होता है बेटा, पीड़ित व्यक्ति। जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूं, सर teaches us a new lesson। अब एक और चीज समझो बेटा, ऑब्जेक्ट जो होते हैं बेटा हमारे वो दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्या होता है बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो व्हाट से आंसर मिलता है हमें
वो मिलता है बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, और whom से मिलता है बेटा हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। यानी कि डायरेक्ट का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स, और इनडायरेक्ट का मतलब है लिविंग थिंग्स। इनडायरेक्ट का मतलब क्या बच्चे? लिविंग थिंग्स, और जबकि डायरेक्ट का मतलब क्या बच्चे हमारा? नॉन लिविंग थिंग्स। यहां पर हम इसे ऐसे यूज करते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि वर्ब इज द मदर ऑफ ए सेंटेंस। जैसे घर में किसकी चलती है? मम्मी की। ऐसे ही इंग्लिश में भी किसकी चलती है बेटा? वर्ब की। अब मैंने क्या बोला? वर्ब के पास आ जाओ, ठीक है। टीचर्स क्या है? वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्वेश्चन करो। अब व्हाट टीचर्स तो नहीं है, आंसर क्या? क्वेश्चन क्या किसमें आ रहा है? हु टीचर्स। आंसर क्या है बेटा? सर। मिल गया सब्जेक्ट। अब सर क्या है? नाउन। सर क्या बेटा? नाउन। अब वर्ब के बाद क्वेश्चन करो। सर टीचर्स व्हाट। सर पढ़ाते हैं क्या? न्यू लेसन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिल गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो दूसरा क्या लेना है हमें? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सर टीचर्स टू whom? अस। और यहां पर आ न्यू लेसन। मिल गया बेटा दोनों ऑब्जेक्ट? बताओ, मिल गए दोनों ऑब्जेक्ट? इससे सिंपल हो सकता है? सबसे सिंपल तरीका ये बच्चे, ये बिल्कुल इजीएस्ट वे हुआ, ये बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया हमारा। इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। आप पहचान लोगे? कैसे पहचानोगे? आराम से वर्ब से ऑब्जेक्ट से आराम से पहचान लोगे। चलो एक बार नोट डाउन करो उसको, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। बेटा पानी है ना, देखो। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बताओ। हाँ बेटा, यहां तक समझ में आ गया पूरा? हाँ गुड़िया, समझ में आ गया पूरा? चलो अब हम इसे और आगे बढ़ाते हैं। रब कर दो इसे। कर दो बेटा। अब एक चीज समझो बच्चे, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे? जल्दी बताओ, हमने कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं बेटा? अच्छा, कौन कौन कह रहा है? नहीं। हाँ बेटा, कौन कौन कह रहा है? नहीं जी। कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेटा? हैं? अच्छा 9 टाइप्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा, ये जो 9 टाइप्स होते हैं कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? इन्हें हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं बेटा। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और सेंस। किसके बेस पे बेटा? मीनिंग और सेंस के बेस पे। मीनिंग और सेंस के बेस पे होते हैं 5। किसके बेस पे बेटा? मीनिंग और सेंस के बेस पे कितने होते हैं? 5। और दूसरे सेगमेंट्स में अगर मैं आऊं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर। किसके बेस पे बेटा? फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के बेस पे। इसके बेस पे होते हैं बेटा 4। कितने होते हैं? 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं? पहला, सिंपल सेंटेंस।
पहला कौन सा बेटा? सिंपल सेंटेंस। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चौथा कौन सा बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और बेटा चौथा मिक्स्ड सेंटेंस। चौथा कौन सा बेटा? मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है, पहला कंपाउंड, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है, कैसे देखो, आई वेंट टू मार्केट, यह है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ठीक है बेटा, सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड, आई वेंट टू मार्केट एंड bought a costly wrist watch। मैं बाजार गया और मैंने वहां से जो है महंगी घड़ी खरीदी। तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया बेटा, क्योंकि ये एंड से जुड़ा, यानी ये फैन बॉयज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, हाँ, और इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल, सिर्फ जॉइनिंग, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में फर्क होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा सेम रैंक पे काम करती है, जबकि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है वो डिपेंडेंसी पे काम करती है बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा देखो, आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, या एक सेकेंड बेटा, कॉम्प्लेक्स है ना, आई bought a costly wrist watch that was stolen few days later। यानी मैंने एक महंगी घड़ी खरीदी और वही घड़ी कुछ दिनों के बाद में चोरी हो गई। यानी दैट क्या होगा? डिपेंडेंसी होगी उसके अंदर बच्चों। अगर मैं मिक्स्ड की बात करूं, एक सेंटेंस डिपेंड हो, एक क्लॉज डिपेंड होता है दूसरे पे। अब मिक्स्ड की, आई वेंट टू मार्केट, अभी तक ये सिंपल है, ठीक है, एंड बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच। अब ये कंपाउंड बन गया। अब क्या बन गया? ये कंपाउंड बन गया। एंड दैट वॉज स्टोलन में डबल एल लगाओगे सिंगल एल? स्टोलन में सिंगल एल, ठीक है, दैट वॉज स्टोलन, नहीं डबल एल आना चाहिए। हाँ वो भी, एक सेकेंड देखना रहा एक बार, स्टोलन सिंगल आएगा बेटा। हाँ हाँ, हाँ मैं वही कर रहा हूँ, सिंगल या कर स्टीव वाली ने। देखो, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ कॉस्टली रिस्ट वॉच दैट वाज स्टोलन, ठीक है, फ्यू डेज लेटर। अब यहां तक कंपाउंड था, ये जुड़ गया यहां से, डिपेंडेंट हो गया ये वाला, तो अब ये क्या हो गया? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या बन गया बेटा? मिक्स्ड सेंटेंस बन गया। हाँ हाँ जी, हाँ, तो ये क्या हो गया बेटा? मिक्स्ड हो गया ये। क्योंकि सेंटेंस याद रखना, सेंटेंस एक लाइन का भी हो सकता है, सेंटेंस 2 लाइन का भी हो सकता है, सेंटेंस 3 लाइन का भी हो सकता है, सेंटेंस 4 लाइन का भी हो सकता है बेटा। क्योंकि सेंटेंस जहां कैपिटल से स्टार्ट हुआ उसके बाद में कहीं भी जहां भी फुल स्टॉप मिलेगा वहां वो खत्म।
तो चाहे वो 2 लाइन बाद फुल स्टॉप मिल रहा है उसे, 3 लाइन बाद, अब ये देखो ना कितनी लाइन बाद फुल स्टॉप मिला उसे, तो वो वहां तक ही सेंटेंस है, क्योंकि मेरे बच्चे न्यूज़पेपर में यही पैटर्न चलता है पूरा। अब हम बात करते हैं बेटा मीनिंग और सेंस के बेस पे। मीनिंग और सेंस के बेस पे सबसे पहला आता है हमारा असर्टिव। नहीं बेटा, ये फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के बेस पर होते हैं, ये संरचना के आधार पर होते हैं, ये जो है हमारे संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस को ही कहा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस बच्चे। दूसरा, ठीक है, पहला हाँ डिक्लेरेटिव हो जाएगा उसमें, ठीक है, असर्टिव होगा। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हाँ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी होता है बेटा, हाँ इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा, पहला असर्टिव हो गया, दूसरा इंट्रोगेटिव हो गया, तीसरा इंपेरेटिव हो गया, चौथा बताइए। एक और है ऑप्टेटिव, तो लास्ट होता है जी। चलो, पहला असर्टिव हो गया, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा होता है बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5 क्या हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरह से मिलाकर के टोटल बेटा ये हमारे 5 तरह के होते हैं इसमें। तो आज हम यही सीखेंगे, अगली क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो वो बताओ। कोई डाउट बेटा किसी भी चीज में? बेटा कोई डाउट किसमें?